हेलो दोस्तों, आपका हमारे न्यूज चैनल R2 एक्सप्लेनर में स्वागत है। हम आपके लिए इस चैनल में मार्वल और डीसी की जितनी भी सुपर हीरोज है उन सभी मूवी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको भी मार्वल की सुपर हीरोज और डीसी की सुपर हीरोज में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर सकते हो, जिससे कि हम जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका के बारे में बताया गया है कि कैसे कैप्टन अमेरिका एक सुपर हीरो बना। तो अगर आपको भी कैप्टन अमेरिका के बारे में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की तरफ। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। सन 1934 में जर्मन का एक साइंटिस्ट जोहन हिटलर से जाकर के मिलता है और हिटलर ने जोहन साइंटिस्ट को अपने साथ में शामिल कर लिया ताकि वह उसकी मदद से अपने फौज के लिए हथियार बना सके। हिटलर की पार्टी में रहकर स्वीट ने हाइड्रा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे हाइड्रा का काम था जर्मन आर्मी के लिए एडवांस वेपन बनाना। और इस साइंटिस्ट का टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी शक्तियां मौजूद है जिसका यूज भगवान ने भी किया है, यानी कि गॉड ने। और उसका यह मानना था कि अगर वह उन शक्तियों को हासिल कर ले तो वह किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। मगर वह साइंटिस्ट यह भी जान रहा था कि ऐसी शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वजह से वह पहले खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। और सन 1940 में उस साइंटिस्ट ने अब्राहम नाम के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया और डॉक्टर एस्केम जो कि जर्मनी का ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि इंसान को फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। हालांकि वह सीरम अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बन पाया था, लेकिन स्वीट ने उस साइंटिस्ट से उस सीरम को छीन लिया और उसके बाद उसने खुद के बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट कर लिया। इससे वह ताकतवर तो बन गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वह काफी ज्यादा बदसूरत भी बन गया और उसके फेस का हुलिया ही चेंज हो गया और इसी वजह से उसे एक नया नाम मिला, रेड स्कल। और उसने इस भयानक चेहरे को छुपाने के लिए अपने चेहरे जैसा ही एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स का स्टडी किया जिससे कि उसे टेसेरेक्ट क्यूब के बारे में पता चला। टेसेरेक्ट क्यूब जो कि काफी ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, उसने उसकी काफी ज्यादा तलाश की पर उसे कहीं भी नहीं मिला, लेकिन आखिरकार 1942 में उसे वह इन्फिनिटी स्टोन मिल ही गया। और सन 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 काफी ज्यादा जोरों पे था। न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रोजर्स नाम का एक लड़का आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार था और इसी वजह से वह मिलिट्री के टेस्ट में फेल भी हो गया था। मगर स्टीव रोजर्स अपने देश के लिए किसी भी हाल में लड़ना चाहता था और वह आर्मी में जाना चाहता था, इसीलिए उसने कई बार मिलिट्री के लिए टेस्ट दिया पर वह हर बार फेल हो जाया करता था। और ऐसे ही जब वह एक बार अपने दोस्त से इस बारे में बात कर रहा था तब डॉक्टर एरेस्किन ने उसकी सारी बातें को सुन लिया और अब्राहम एस्किम जो कि एक साइंटिस्ट था और वह देश के लिए काम कर रहा था, उसने स्टीव की सारी बातों को सुन करके उसे मिलिट्री के लिए पास कर दिया। और डॉक्टर एरेस्किन का वह सीरम जो कि पहले पूरी तरीके से नहीं बना था वह भी अब बन चुका था। और इस सीरम को चेक करने के लिए डॉक्टर एरेस्किन को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। और स्टीव रोजर्स की अच्छाई और मेहनत को देखते हुए उस साइंटिस्ट ने उसे वह सीरम देने का फैसला कर लिया। और दूसरी तरफ रेड स्कल जिसने वह सीरम पहले ही लगा लिया था, उसने अर्निम जोला नाम के एक साइंटिस्ट के साथ मिलके एक ऐसी मशीन को तैयार किया जो कि टेसेरेक्ट क्यूब की एनर्जी को स्टोर कर सकता था और उन्होंने उस एनर्जी से कई सारे खतरनाक हथियार बनाए। और दूसरी तरफ स्वीट ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा को हिटलर की पार्टी से अलग कर लिया और उसने हिटलर से ही बगावत शुरू कर दिया और वह पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। और रेड स्कल को जैसे ही यह पता चला कि डॉक्टर एस्किम वह न्यूयॉर्क में है और वह सभी आर्मी ऑफिसर्स को वह सीरम दे रहा है, तो रेड स्कल ने उस साइंटिस्ट को मारने के लिए एक आदमी को भेज दिया। और इधर वह साइंटिस्ट एरेस्किन ने हावर्ड के साथ में मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया और जब स्टीव की बॉडी में उस सीरम को डाला गया तो वह बिल्कुल बदल गया। अब उसकी सारी बीमारियां भी खत्म हो गई और वह बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन गया। और यह प्रोसेस खत्म होते ही हाइड्रा के आदमी ने उस साइंटिस्ट को मार डाला और वह सीरम की उस आखिरी बोतल को लेके भाग गया। स्टीव ने अपनी नई ताकत की बदौलत उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन उसने पूछताछ के डर से सुसाइड कर लिया और वह सीरम भी गिरकर बर्बाद हो गया। स्टीव रोजर्स जो कि अब एक सुपर सोल्जर बन गया था, लेकिन यूएस मिलिट्री को एक नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे सुपर सोल्जर्स की जरूरत थी। लेकिन अब डॉक्टर एरेस्किन के ना होने की वजह से अब कोई भी सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था और मिलिट्री वाले स्टीव को छोड़ के चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उसकी स्टडी करके वैसा ही सीरम दोबारा बना सके। और जब तक वह सीरम दोबारा नहीं बन जाता तब तक स्टीव को एक नया काम सौंपा जाता है। उसे कैप्टन अमेरिका का नाम देकर उससे पैसा इकट्ठा करने लगे ताकि वर्ल्ड वॉर के लिए पैसा हो सके। और स्टीव रोजर्स अब कैप्टन अमेरिका के नाम से एक सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन उसे इस काम पे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। वह तो मैदान में
असली जंग लड़ना चाहता था। एक बार जब स्टीव इटली में एक शो के लिए गया था तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसका एक दोस्त बकी बार्न्स हाइड्रा के लिए एक जंग लड़ने गया था और तब से वह लापता है। और उसके बाद वह अपने खास दोस्त बकी को खोजने के लिए हाइड्रा के अड्डे में अकेले ही चली जाता है और वहाँ पर वह बकी के साथ साथ अपने मिलिट्री के कई सारे सोल्जर्स को छुड़ा लेता है। और जब यह बात रेड स्क्वाड को पता चलता है कि उसके अब सोल्जर्स कमजोर पड़ रहे हैं तो वह खुद ही अपने अड्डे को बम से उड़ा देते हैं ताकि दुश्मनों को उनकी खुफिया जानकारी ना मिल सके। फिर रेड स्कल वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ स्टीव सभी सोल्जर को छुड़ा के वापस ले आता है और उसकी इस बहादुरी की वजह से उसे मिलिट्री में शामिल कर दिया जाता है और उसे एक कैप्टन बना दिया जाता है। स्टीव हार्वर्ड स्टार से एक नया शील्ड लेकर के जंग के लिए तैयार हो जाता है। वह कुछ सोल्जर्स की टीम बना करके हाइड्रा के एक अड्डे को तबाह कर देता है। उसके बाद 1945 में यूएस मिलिट्री को आर्मी जोला की लोकेशन का पता चलता है। कैप्टन उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ में एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। वह लोग जोलो को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसका दोस्त बकी बार्न्स नीचे गिर जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि रेड स्केल अमेरिका के कई जगह पे बम गिराने वाला है, इसलिए उसे रोकने के लिए स्टीव अपनी टीम के साथ में हाइड्रा के हेडक्वार्टर में पहुंचता है। लेकिन रेड स्केल एक प्लेन में बम रख के और अपने साथ टेसरिक क्यूब लेके वहाँ से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए कैप्टन उसके प्लेन में घुस जाता है। और वहाँ पर जब रेड स्केल और कैप्टन अमेरिका के बीच लड़ाई होती है तो उससे टेसरिक क्यूब का कंटेनर खराब हो जाता है और जब रेड स्केल उस टेसरिक क्यूब को अपने हाथ में लेता है तो वह अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और वह बोर्मिर नाम के एक प्लेनेट में जाके कैद हो गया। और रेड स्केल के गायब होते ही टेसरिक क्यूब प्लेन से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अकेले ही न्यूक्लियर बम से भरे हुए एक प्लेन में सवार था और इस प्लेन को शहर में उतारना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए कैप्टन उसे अकेले ही आर्कटिक में आके उतारता है। और यहाँ पर बर्फीली पहाड़ियों में वह प्लेन जम जाता है और उसके बम भी काम करना बंद हो गए थे। पर यहाँ पर एक गलत चीज यह होता है कि इस प्लेन के साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी बर्फ में जम गया था और उसके बाद मिलिट्री वाले उसे काफी खोजने का कोशिश करते हैं। उसे टेसरिक क्यूब तो मिल जाता है पर कैप्टन अमेरिका का कहीं भी नाम नहीं था। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें 66 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2011 में यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को वह प्लेन मिल जाता है और उस प्लेन के अंदर में मिलती है उन्हें कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी। पर यहाँ पर कमाल की बात यह थी कि वह अभी भी जिंदा था और यह सभी कुछ हो पाया उसके शरीर में लगे हुए सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। वह इतने सालों में ना ही तो बूढ़ा हुआ और ना ही उसकी उम्र बढ़ी। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है शील्ड के लोगों की जो कैप्टन अमेरिका को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और वह लोग उसका इलाज करके उसे एक ऐसे हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट 1940 के जैसा था ताकि जब स्टीव को होश आए तो वह नए जमाने को देख के घबराए नहीं। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और जब वह वहाँ से बाहर निकलता है तो वह खुद को एक नई दुनिया में पाता है। उसके बाद वहाँ पे आते हैं शील्ड के डायरेक्टर और वह उसे बताते हैं कि वह लगभग 70 साल से होश में नहीं था। और मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका से मिलने के लिए निक फ्यूरी आए हैं और वह उसे बोलते हैं कि दुनिया खतरे में है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर द अवेंजर मूवी की एक झलक दिखाई जाती है। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यह था मार्वल के अवेंजर मूवी का फर्स्ट पार्ट कैप्टन अमेरिका। अगर आपको अवेंजर के सारे पार्ट्स देखने हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।